हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपीडिया वर्चुअल क्लासेस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। तो इसकी फैक्चुअल चीजें जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है। देखिए, हमारे देश में जो न्याय की प्रक्रिया, जो कोर्ट की प्रक्रिया और जो ये न्यायालयों की प्रक्रिया आई, वो प्रक्रिया जो मेनली आई है वो अंग्रेजों की वजह से आई है। क्योंकि हमारे देश में तो पहले ऐसा होता था कि रियासतें होती थी, उसमें राजा हुआ करते थे और वो राजा ही फैसला ले लिया करते थे। राजा का फैसला सर्वोपरि माना जाता था। लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो अंग्रेजों को ये महसूस हुआ कि नहीं, यहाँ के लिए एक कोर्ट तो होना ही चाहिए। तो 1773 में सबको पता है कि एक एक्ट आया था जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। और इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, इस एक्ट के तहत हुई थी। अब ये तो कलकत्ता हाई कोर्ट था। उस समय पर जो हमारे देश की राजधानी थी, यानी कि सबसे पहली राजधानी जो हमारे देश की थी वो थी ही कलकत्ता। क्योंकि उस समय कलकत्ता काफी बड़ा शहर बन चुका था। जो अंग्रेजों की जिस समय अंग्रेज इस देश में थे तो कलकत्ता काफी एक वैल्यूएबल शहर था। तो पहली राजधानी जो थी वो कलकत्ता ही थी। 1911 में जब जॉर्ज पंचम आए थे तब उन्होंने जो राजधानी थी उसे कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया था। तो पहली राजधानी कलकत्ता थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में जो हाई कोर्ट की स्थापना हुई देश में पहले, वो था कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट जो था वो उस समय पर सबसे पहला था। और अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले स्थापित हाई कोर्ट कौन सा है, तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट ही है। लेकिन अब ये तो एक हाई कोर्ट था जो मामले देखा करता था आसपास के एरिया के। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे महसूस हुआ कि पूरे देश के लिए एक उच्चतम न्यायालय होना चाहिए, एक ऐसा न्यायालय जो पूरे देश के मामलों को देखे। मतलब अगर हाई कोर्ट से भी कोई मामला अगर हट जाता है और इंसान सेटिस्फाई नहीं है, तो उसके लिए भी एक कोर्ट ऐसा होना चाहिए जहां पर वो अपील कर सके। तो भारत शासन अधिनियम, जो हमारे एक तरीके से संविधान की नींव माना जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत गांधी जी के जन्मदिन से एक दिन पहले 1 अक्टूबर 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। फेडरल कोर्ट बना। अब फेडरल कोर्ट उस समय पर जो था वो उच्चतम न्यायालय था। इस समय देश आजाद नहीं हुआ था तो उच्चतम न्यायालय था। लेकिन अब फेडरल कोर्ट को एक तरीके से मान सकते हैं, लेकिन अंतर है। देखिए, उच्चतम न्यायालय में हमारे अगर कोई अपील हमने उच्चतम न्यायालय में की है तो उसका जो डिसीजन होगा वो सर्वोपरि होगा। उससे ऊपर हम किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन फेडरल कोर्ट की जो अपील हुआ करती थी, इससे भी ऊपर हम कर सकते थे उस समय पर लंदन की प्रीवी काउंसिल में। जो फेडरल कोर्ट है उसके खिलाफ उसके जो अपील होती थी वो हम लंदन की प्रीवी काउंसिल में कर सकते थे। लेकिन अपने देश के सुप्रीम कोर्ट जो इस समय पर है उसके खिलाफ हम कहीं पर अपील नहीं कर सकते। उसका फैसला हमारे लिए सर्वोपरि होगा। ये जो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आया है 1 अक्टूबर 1937 को, इसका नाम ही फेडरल कोर्ट था। तो इस चीज से आप कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो भी अंग्रेज ही बना करते थे। इसके जो लास्ट अध्यक्ष थे वो थे हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया। अब इनका योगदान है आगे, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, हमने आपको बताया कि भारत शासन अधिनियम के तहत जो अंग्रेजों ने स्थापना की थी हाई कोर्ट की 1937 में, फेडरल कोर्ट बनाया था उन्होंने। तो जब देश का जो संविधान बनाया गया, उस संविधान के आर्टिकल 124 में ये चीज लिखी गई कि हमारे देश के लिए एक उच्चतम न्यायालय होना चाहिए। और जनवरी 1950 से, जब से हमारा संविधान लागू हुआ था, ये जो फेडरल कोर्ट था वो उच्चतम न्यायालय के रूप में काम करने लगा। और
इसके जो पहले सीजेआई बने थे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो पहले सीजेआई बने थे वो बने थे हरिलाल जे कानिया। भारतीय थे और फेडरल कोर्ट के लास्ट जो अध्यक्ष थे वो यही थे। जब फेडरल कोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करना शुरू कर दिया तो यही अध्यक्ष बाद में क्या बन गए, हमारे देश के पहले सीजेआई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि हमारे देश के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो थे हरिलाल जे कानिया। और इनको शपथ दिलाई थी उस समय के प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सीजेआई को शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं, तो इनको शपथ दिलाई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इस समय पर जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं वो जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो 47वें हैं। तो 47वें चीफ जस्टिस कौन है, शरद अरविंद बोबड़े, ये हमारे 47वें हैं। इससे पहले 46वें थे रंजन गोगोई और 45वें थे दीपक मिश्रा। तो ये कुछ ऐतिहासिक चीजें हैं जो अभी तक हुई कि किस तरीके से हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट आया, अंग्रेजों ने कैसे यहाँ पर कोर्ट बनाने शुरू करे। तो ये कुछ कंसेप्चुअल जो हिस्ट्रिकल चीजें थी। अब हम आ जाते हैं फैक्चुअल चीजों पर। अब देखिए, जो आर्टिकल 124 था, जो संविधान जिसने बोला था कि हमारे देश में एक उच्चतम न्यायालय होना चाहिए, उसके अनुसार जो न्यायाधीशों की संख्या थी जो उस समय पर डिसाइड की गई थी, न्यायाधीशों की संख्या वो उस समय पर थी 1+7 = 8। इसमें 1 का मतलब है एक सीजेआई काउंट हो जाएंगे इसमें, और बाकी जो होंगे वो अन्य न्यायाधीश होंगे। टोटल मिलाकर 8 होंगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, चेंज हुए, जनसंख्या बढ़ी, मामले बढ़े, तो जो कमी नजर आने लगी न्यायाधीशों की संख्या में। तो अभी रिसेंटली बीच बीच में चेंजेस होते गए, बट रिसेंटली 2008 में एक संशोधन अधिनियम आया था। उसके अनुसार जो संख्या कर दी गई है इस समय पर वो करी गई है 1+30 यानी कि 31। एक सीजेआई होंगे उसमें और बाकी जो 30 हैं वो क्या होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये जो संख्या है, देखिए अधिनियम तो 2008 में आया है, लेकिन जो संख्या रियली में जो काम करना शुरू करा है वो फरवरी 2009 से शुरू करा है। तो अगर काम करने के बारे में पूछें कि कब से शुरू हुए तो 2009, और अगर अधिनियम पूछें तो 2008। ये चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि 31 है तो 31 ही रहेंगे। कोई रिटायर होते रहता है, फिर दूसरा आने में थोड़ा ज्वाइनिंग करने में टाइम लग जाता है, तो ये इस हिसाब से चेंज होते रहता है। तो ये संख्या आपको ध्यान रखनी है कि वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं न्यायाधीश वो 31 कार्य कर रहे हैं। ये 1 अलग क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसके काम भी अलग है, सैलरी भी अलग है, थोड़ी सी पावर भी अलग है। आगे देख लेते हैं कि जो हमारे देश में जो भी हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। कोई भी आके वहां पे न्यायाधीश नहीं बन सकता, ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है। हम अपने देश में न्यायपालिका को सर्वोपरि मानते हैं, तो उसमें न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वालों के लिए क्या क्वालिफिकेशन है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 3 टाइप से क्वालिफिकेशन माने जाते हैं। पहला क्वालिफिकेशन कि वो देश के किसी भी हाई कोर्ट में, कितने भी हाई कोर्ट हैं, देश के जितने हाई कोर्ट हैं उन सारे हाई कोर्ट में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जज के रूप में। देश के किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल का एक्सपीरियंस जज के रूप में होना चाहिए। ये 5 साल का जो एक्सपीरियंस है ये ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक ही हाई कोर्ट में हो। अगर आप किसी हाई कोर्ट में 2 साल हैं, किसी में 1 है, किसी में 1 है, किसी में 1 है, तो टोटल 5 साल का चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में चाहिए। दूसरा जो एक्सपीरियंस है वो है कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में। किसके रूप में, अधिवक्ता के रूप में, यानी कि एडवोकेट के रूप में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक ये कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है राष्ट्रपति की नजर में विधि का ज्ञाता होना चाहिए।
तीन कंडीशन है। देखिए 5 साल हाई कोर्ट में, देश के किसी भी हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया हो, आपके पास वो एक्सपीरियंस हो, या फिर 10 साल आपने एडवोकेट के रूप में कार्य किया हो किसी भी हाई कोर्ट में, तो आप वैलिड हैं, तो आप आ सकते हैं। तीसरा है राष्ट्रपति की नजर में विधि का ज्ञाता होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन आता है कि अगर वो किसी योग्य नहीं है, उस पर कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर भी राष्ट्रपति की नजर में विधि का ज्ञाता है, तो क्या वो बन सकता है? जी हाँ, बन सकता है। संविधान में ऐसा लिखित में है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई व्यक्ति विधि का बहुत अच्छा ज्ञाता है, तो वो उसे मुख्य जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश के रूप में शपथ दिला सकता है। ये आज तक हुआ नहीं है, लेकिन लिखित में है, लेकिन आज तक ये चीज हुई नहीं है। बाकी जो 10 साल का एक्सपीरियंस है उससे जो आए हैं, अभी तक 8 लोग आए हैं टोटल 10 साल के एक्सपीरियंस से। बाकी जो सारे आते हैं न्यायाधीश, वो 5 साल के जज वाले एक्सपीरियंस के होते हैं। एडवोकेट वाले एक्सपीरियंस के सिर्फ अभी तक 8 लोग आए हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखने लायक है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है इंदु मल्होत्रा का। इंदु मल्होत्रा का नाम इसलिए आता है क्योंकि वर्तमान समय में भी हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। ये 10 साल के एक्सपीरियंस से ही आई है। अब कुछ अभी तक जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो अभी तक जितने लोग आ चुके हैं, जितनी महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व रहा है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि महिलाओं का क्या प्रतिनिधित्व रहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट में। देखिए मैंने बताया इंदु मल्होत्रा एकमात्र ऐसी महिला है जो 10 साल के एडवोकेट के एक्सपीरियंस से सुप्रीम कोर्ट में आई हुई हैं। अब तक जो महिलाएं आई हैं, अब तक सुप्रीम कोर्ट में 8 महिलाएं आ चुकी हैं टोटल। जो सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट फीमेल जो आई थी, जो फर्स्ट फीमेल न्यायाधीश थी, फर्स्ट फीमेल जज थी, उनका नाम था मीरा साहेब फातिमा बीवी। मीरा साहेब फातिमा बीवी, ये फर्स्ट हमारे जो उच्चतम न्यायालय था उसमें आई थी। और इनका जो देखिए उस समय पर आई थी जिस समय पर हमारे देश में लड़कियों को बोझ समझा जाता था, पढ़ाना भी जरूरी नहीं समझा जाता था, उस समय पर इनका आना एक अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव है। और ये आई थी 1989 में। तो फर्स्ट फीमेल जज हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट की थी वो थी मीरा साहेब फातिमा बीवी। सबका नाम तो नहीं बता सकते, 8 हैं, इतना वो नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक इनमें हमने अभी नाम बताया आपको इंदु मल्होत्रा का। एक सेम इन्हीं के जैसा थोड़ा थोड़ा नाम है इंदिरा, और एक नाम है आर भानुमति जी। तो आर भानुमति और इंदिरा, इनका पूरा नाम इंदिरा बनर्जी है, सॉरी। ये जो 3 हैं ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं, एक तो मैंने बताया इसलिए कि 10 साल के एक्सपीरियंस से आई हैं एडवोकेट के, और तीनों इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रेजेंट में हमारे सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं। तीनों ही कार्यरत हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि 3 फीमेल एक साथ जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में भी हैं ये तीनों। तो पूछा जा सकता है कि इनमें से किसी का भी नाम दे देंगे कि 10 साल के एक्सपीरियंस से कौन थी, या फर्स्ट फीमेल जज कौन बनी हमारे देश की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इनको याद रखें। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके वेतन के बारे में, सैलरीज के बारे में। देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम न्यायालय के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बाद उच्च न्यायालय भी हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमें उच्चतम न्यायालय के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। तो इनकी सैलरीज देख लेते हैं क्या है। देखिए 2 प्रकार से जज हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में जज है, एक हाई कोर्ट में जज है। सुप्रीम कोर्ट में 1+30 होता है, हाई कोर्ट में 1+? होता है, क्योंकि अलग अलग प्रदेश के हाई कोर्ट में अलग अलग संख्या डिसाइडेड है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो जो इसमें सीजेआई है उनकी जो सैलरी होगी वो होगी 2,80,000 रुपए। सीजेआई की सैलरी होगी 2,80,000 रुपए। जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी सैलरी होगी 2,50,000 रुपए, यानी कि 2.5 लाख रुपए। ठीक है, ये दी जाएगी केंद्र सरकार की संचित निधि से, जो हमारी भारत सरकार की संचित निधि है उससे दी जाएगी।
ये सैलरी। अब आते हैं हाई कोर्ट पर। जो हाई कोर्ट का सीजेआई होता है उसकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के बराबर होती है, मतलब 2,50,000 रुपए प्रति महीना होती है। ये सबकी पर मंथ है। ये जो अन्य न्यायाधीश होंगे इसमें उनकी सैलरी होगी 2,25,000 रुपए, यानी कि 2.25 लाख रुपए महीना, और ये जाएगी राज्य की संचित निधि से। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, एससी का जो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई होता है वो 2,80,000 सैलरी होती है, अन्य की 2,50,000 सैलरी होती है। जो हाई कोर्ट का सीजेआई होता है उसकी इसके न्यायाधीश के बराबर सैलरी होती है 2,50,000 और अन्य की सैलरी होती है 2,25,000। अब बात ये दी जाती है राज्य की संचित निधि से, ये दी जाती है केंद्र की संचित निधि से। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट जो इनकी पेंशन है, क्योंकि इन्हें पेंशन भी मिलती है, तो आफ्टर रिटायरमेंट इनकी पेंशन तो केंद्र की संचित निधि से दी जाएगी, लेकिन राज्य बोल देते हैं, क्योंकि देखिए आपने भी देखा होगा और होता भी यही है कि जो न्यायाधीश है वो बदलते रहते हैं, अलग अलग राज्य में जाते रहते हैं। अब सपोज कि कोई न्यायाधीश रिटायरमेंट के समय पर किसी एक राज्य में वर्क कर रहा है और वो वहां पर 2 साल से है। अब राज्य बोलेगा कि रिटायरमेंट तो हो गया है, मेरे यहाँ पर सिर्फ 2 साल काम करा, मैं क्यों दूं पेंशन पूरी जिंदगी भर की। तो वहां पर क्या होता है, जो इनकी पेंशन है, जो सारे राज्य के न्यायाधीश होते हैं इनकी जो पेंशन है वो केंद्र ही देता है, वो केंद्र की संचित निधि से जाती है। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन है वो केंद्र ही देगा, और हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी केंद्र ही देगा, जबकि जब वो कार्य कर रहे हैं तो जो सैलरी है वो उनकी राज्य की संचित निधि से जाती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आ जाता है एग्जाम्स में, तो आप इसको ध्यान में रखें। अब देख लेते हैं इनके कार्यकाल। जो इनके जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका जो कार्यकाल है वो क्या है। देखिए इनका कोई कार्यकाल डिसाइडेड नहीं है, इनका कोई भी कार्यकाल डिसाइडेड नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट तक के लिए है। रिटायरमेंट की जो एज है वो डिफरेंट है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट की एज है वो है 65 इयर्स, और हाई कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट की एज है वो है 62 इयर्स। इनका कोई कार्यकाल नहीं है, चाहे ये 10 साल काम करें चाहे 15 साल काम करें, लेकिन जो रिटायरमेंट होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज का हो जाएगा 65 साल में और हाई कोर्ट के जज का होगा 62 साल में। रिटायरमेंट देखिए, अब जैसे कोई व्यक्ति है जो 50 साल की एज में लग गया तो वो वहां पर 15 साल भी काम कर सकता है। कोई व्यक्ति है जो जज की पोस्ट में 62 साल की एज में आया है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर सिर्फ 3 साल काम करेगा। तो रिटायरमेंट की एज फिक्स है, लेकिन कार्यकाल कोई डिसाइड नहीं है। इसके बाद इनकी शपथ के बारे में देख लेते हैं। देखिए 3 पॉइंट्स हैं, नियुक्ति, शपथ और रिजाइन, यानी कि त्याग पत्र। ये हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट की बात और ये हम करेंगे हाई कोर्ट की बात। देखिए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जज हैं उनकी जो नियुक्ति करते हैं वो सबको पता है कि राष्ट्रपति की करते हैं, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। शपथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को तो राष्ट्रपति ही दिलाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट के जज को जो शपथ दिलाएंगे वो उस राज्य के राज्यपाल दिलाएंगे जिस राज्य के हाई कोर्ट में वो कार्य कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट किसको दिलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति दिलाएंगे, और हाई कोर्ट के जजेस को शपथ दिलाएंगे राज्यपाल दिलाएंगे। रिजाइन दोनों को राष्ट्रपति को ही देना होता है, क्योंकि जिसने नियुक्ति करी है उसी को रिजाइन दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें सेम है, बस शपथ अलग है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति देश के, और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको शपथ दिलाएंगे उस राज्य के राज्यपाल जिस राज्य के हाई कोर्ट में वो लोग जा रहे हैं, उस समय पर कार्य कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं, सीजेआई जो है उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, कैसे सीजेआई बनते हैं। एक सीजेआई है तो वो रिटायर हो गए, तो दूसरा सीजेआई किस तरीके से आएगा। तो सीजेआई बनने की प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं।
ये बहुत एक तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में बहुत चीजें आती रहती हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आती रहती हैं समय समय पर। तो देखिए, सबसे पहले जो 1950 से 1993 तक होता था, वो क्या होता था कि 1950 से 1993 तक जो राष्ट्रपति होते थे वो क्या करते थे, एक तरीके से राष्ट्रपति अपने दिमाग से अपने आप देखते थे कि कौन सही है कौन नहीं है, या अधिकतर ऐसा होता था कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही क्या बना दिया जाता था, सीजेआई बना दिया जाता था, राष्ट्रपति उसे सीजेआई बना देते थे। ठीक है, फिर एक बार 1973 में और 1977 में क्या हुआ कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को जो सीजेआई नहीं बनाया गया। उसके बाद लोगों 1993 में क्या आया, 1993 में एक कोलेजियम प्रणाली आई। ये शब्द आ जाता है, कोलेजियम प्रणाली आई। इसमें क्या होता था, एक 4 सदस्यीय समिति होती थी। और राष्ट्रपति को बोला गया जी आप अकेले अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे, आपको सलाह लेनी पड़ेगी। सलाह किसकी लेनी पड़ेगी, 4 सदस्यीय समिति की सलाह लेनी पड़ेगी कि अगर ये समिति बोलती है कि इसको बनाना है तो आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। अब राष्ट्रपति 5 साल तक ही चला सही से, 1998 तक। 1998 में आके राष्ट्रपति ने खुद सवाल उठा दिया सुप्रीम कोर्ट पर कि अगर मैं चाहूं या नहीं चाहूं, अगर ये 4 सदस्यीय समिति कहती है और मैं नहीं चाहता कि वो न्यायाधीश बने तो उसके लिए क्या है। तो 1998 में एक प्रावधान किया गया कि अगर ये समिति किसी व्यक्ति के नाम की सलाह देती है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है इन लोगों के पास, इसके पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद भी दोबारा ये समिति उसी व्यक्ति का नाम सजेस्ट करती है तो राष्ट्रपति को बाध्य होना पड़ेगा उस व्यक्ति को ही मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए। समझ रहे हैं ये चीज। 1950 से 1993 तक राष्ट्रपति अपनी इच्छा से बनाता था। फिर 1993 में आई कोलेजियम प्रणाली। उस कोलेजियम प्रणाली में क्या हुआ, 4 सदस्यीय समिति बनाई गई। उस 4 सदस्यीय समिति को बनाने के बाद बोला गया कि राष्ट्रपति उनसे सलाह लेंगे और उनकी सलाह के परिणाम स्वरूप ही सीजेआई की नियुक्ति करेंगे। 1998 में राष्ट्रपति ने ही सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया कि अगर मेरी इच्छा नहीं है कि वो व्यक्ति बने जिसकी सलाह वो दे रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप उस व्यक्ति के नाम को जो है दोबारा से पुनर्विचार करने के लिए वापस समिति के पास भेज सकते हैं। तो वापस भेजना शुरू करा। अगर वापस भेजने के बाद भी दोबारा से नाम उसी व्यक्ति का आता है तो राष्ट्रपति को बाध्य होना पड़ेगा उस व्यक्ति को ही मुख्य न्यायाधीश चुनने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कोलेजियम अभी छाया भी रहा है बहुत न्यूज़पेपर्स में पिछले साल, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। अब रिसेंटली हाल ही में क्या हुआ है कि अगस्त, जब हमारे देश में मोदी जी की गवर्नमेंट आई, बीजेपी की सरकार आई, तो अगस्त 2014 में ये लोग एक प्रस्ताव लेकर आए। ये सरकार ने एक प्रस्ताव लाया जिसे इन्होंने अगस्त में ही लोकसभा से भी पारित करा दिया और राज्यसभा से भी पारित करा दिया और राष्ट्रपति से उस पर साइन करवाकर इन्होंने उसे 99वां संशोधन करार कर दिया। 99वां संशोधन करार करके इन्होंने क्या उस प्रस्ताव में क्या था, उस प्रस्ताव में एक संस्था बनाई जानी थी NJAC, जिसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जिसका पूरा नाम था। तो जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया इन लोगों ने, उसका काम ये था कि वो सीजेआई की नियुक्ति करेगा, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, इनका ट्रांसफर करेगा। मतलब पूरा कार्य जो था वो इस संस्था के हाथ में जाने वाला था और ये संस्था काम करने वाली थी पीएम के अंडर में। इसमें जो लास्ट कार्य थे पीएम, मतलब ये हो जाता पूरी न्यायपालिका सिस्टम की पूरी बुरी तरीके से ये एक गलत चीज भी थी कि मुख्य ये जो एनजेसी संस्था थी वो पीएम के अंडर में काम करती, तो पीएम जिसे चाहता फिर पीएम उस हिसाब से न्यायाधीश के सिस्टम को चलाने वाला था। न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका हावी होने वाली थी। जब ये संशोधन बन गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इसके बारे में जवाबदेही की। सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा और जो इन लोगों ने जवाब दिए, जो सरकार ने अपने तथ्य रखे, तर्क रखे, उन तर्कों को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दे दिया और ये जो NJAC संस्था जो गठित होने वाली थी उसको इलीगल प्रूव कर दिया।
उसको इलीगल बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और पूरी तरीके से 99वें संशोधन को खत्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। देखिए पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी कानून को इतनी बुरी तरीके से रिजेक्ट किया था, तो उस चीज को रिजेक्ट कर दिया और एनजेएसी का जो कंसेप्ट था जिसे सरकार लाने वाली थी वो पूरी तरीके से वहां पर खत्म हो गया। अब देखिए सवाल ये आता है कि एनजेएसी को भी सरकार जो सुप्रीम कोर्ट था उसने अवैध करार दे दिया, और कॉलेजियम पर लोगों का भरोसा नहीं था, राष्ट्रपति का खुद का नहीं था, क्योंकि राष्ट्रपति को वहां पर बाध्य होना पड़ रहा था। अब क्या, अब शुरू हुआ MOP, जिसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। ये 2018 से शुरू हुई है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। इसके अंदर जो सबसे पहले हमारे देश के CJI बने थे वो बने थे रंजन गोगोई। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखने वाले हैं कि समय समय पर CJI की प्रोसेसेस किस हिसाब से बदली। 1950 से 93 तक राष्ट्रपति अपने हिसाब से वरिष्ठतम को या फिर जो उन्हें सही लगता था वो बना दिया करते थे। फिर 1993 से आई कॉलेजियम प्रणाली जो केवल 5 साल तक सही से चली। उसमें एक सदस्य समिति, 4 सदस्य समिति बनाई गई जिनकी सलाह लेनी पड़ती थी राष्ट्रपति को, और उनका जो भी डिसीजन हुआ करता था उसके लिए राष्ट्रपति को बाध्य होना पड़ता था। 1998 में राष्ट्रपति ने खुद ये सवाल किया कि अगर मैं ना चाहूं तो मैं क्या अस्वीकार कर सकता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप उस समिति को, अगर उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम दिया है और आप नहीं चाहते हैं कि वो मुख्य न्यायाधीश बने, तो आप उस पर पुनर्विचार के लिए उस पर वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद भी वो लोग वापस वही नाम सजेस्ट करते हैं तो आपको बाध्य होना पड़ेगा उसी को मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए। फिर अगस्त में हमारी गवर्नमेंट एक नया कंसेप्ट लेके आई एनजेएसी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से अवैध करार दे दिया, और इस समय पर जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं वो MOP के हिसाब से बनते हैं, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से बनते हैं। और फर्स्ट जो बने थे उस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर से वो थे रंजन गोगोई। ये एग्जाम में आ सकता है, ये आपको ध्यान से याद रखना है कि फर्स्ट MOP से जो बने थे, क्योंकि रिसेंट की चीज है तो ये आ सकती है, तो आप इसको ध्यान रखें। चलिए फिर सवाल आता है कि अगर CJI को हमें बीच में हटाना हो, यदि CJI सही से काम नहीं कर रहे हैं, उनको अक्षम पाया जा रहा है किसी चीज में, तो उन्हें अगर हटाना हो तो उनको हटाने की प्रोसेस किस हिसाब से होगी। तो देखिए हटाने की जो प्रोसेस है वो एक बहुत कंफ्यूजिंग प्रोसेस है, क्योंकि संविधान में इसके बारे में ज्यादा कुछ लिखित में है नहीं। लेकिन अगर सच में कुछ गड़बड़ पाई जाती है, यदि कोई न्यायाधीश जो है वो लिप्त पाया जाता है किसी गलत कार्य में, तो उसको हटाने की प्रोसेस, तो उसके लिए एक तरीके से महाभियोग के जैसा ही प्रोसेस किया जाता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया की जाती है। लेकिन उस प्रक्रिया को महाभियोग नहीं कहा जाता है, क्योंकि महाभियोग जो शब्द है हटाने का, वो केवल हमारे देश के राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयोग किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है। लेकिन जो CJI को हटाने की जो प्रक्रिया है, न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है, वो भी एक तरीके से महाभियोग की तरह ही होती है। कैसे, देखिए इसके लिए कोई भी एक जो नियम है, जो भी अधिनियम है, जो भी कानून है, अनुच्छेद है, कोई नहीं था संविधान में कि किस तरीके से हम न्यायाधीश को हटा सकते हैं। लेकिन इसको हटाने के लिए संसद को आगे आना पड़ा, और उन्होंने क्या किया, न्यायाधीश जांच अधिनियम के नाम से जो संसद थी वो एक अधिनियम लेकर आई 1968 में। इसमें आधार क्या है CJI को हटाने का, जो CJI को हटाने के आधार हैं, या तो वो अक्षम पाया जाए अपने कार्यों को करने में। अक्षम कैसे, अक्षमता 2 प्रकार की होगी, या तो शारीरिक होगी या मानसिक होगी। बड़ी पोस्ट है, कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं इसके साथ, इसलिए यदि वो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम है तो उसको हटाया जा सकता है। दूसरी है कदाचार, यदि वो किसी प्रूव्ड मिसबिहेवियर में लिप्त पाया जाए, उसका मिसबिहेवियर प्रूव्ड हो जाए, तो उसको हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जाएगा, इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा क्या करेंगे, एक प्रस्ताव लेकर आएंगे। जरूरी नहीं है दोनों लाएं, एक भी ला सकते हैं। लोकसभा के तो उसमें 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
इम्पोर्टेंट ये है कि दोनों का जरूरी नहीं है, एक का है। यदि लोकसभा 100 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ लेके जाती है तो भी, और यदि राज्यसभा 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ लेके जाती है तो भी। अब तक अगर ऐसे प्रस्ताव कुछ आए हैं तो वो अधिकतर राज्यसभा से आए हैं, क्योंकि कम सदस्य हैं 50, उनसे साइन करवाना एक तरीके से थोड़ा इजी है। तो क्या होगा, ये लेकर के जाएंगे, किसके पास डालेंगे इस प्रस्ताव को? जो राज्यसभा होगी वो सभापति को देगी, और जो लोकसभा होगी वो अपने अध्यक्ष को देगी। अभी हाल ही में जो हमारे 45वें सीजेआई थे दीपक मिश्रा, उनके खिलाफ ये चीज शुरू की गई थी। राज्यसभा में 50 से ज्यादा लोगों ने साइन कर दिए थे और सभापति को दे दिया गया था। उस समय पर सभापति जो है अभी भी हैं वेंकैया नायडू जी, लेकिन उन्होंने क्या किया था, वेंकैया नायडू को एक भी तर्क जो है वो सही नहीं लगा था और उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किया था। मतलब कि सभापति और अध्यक्ष ये इनके ऊपर है कि ये लोग उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। अगर ये स्वीकार कर लेंगे तो उसके बाद, अगर इन्होंने उसको स्वीकार कर लिया है तो उसके बाद क्या होगा, उस पर विशेष बहुमत होगा। दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत होगा। और यदि ये चीज विशेष बहुमत से पास हो जाती है तो राष्ट्रपति के पास जाएगी और राष्ट्रपति सीजेआई को हटाने का आदेश दे देंगे, जारी कर देंगे। देखिए, न्यायाधीश जांच अधिनियम बना 1968 में, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है, कोई भी न्यायाधीश, तो उसे हटाया जा सकता है। दूसरा, यदि वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर में है, यदि उसके जो मिसबिहेवियर है, उसका जो कदाचार है, मतलब साबित हो जाए कि वो किसी गलत चीज में लिप्त पाया जाएगा, तो क्या होगा, उसको हटाया जा सकता है। लोकसभा के 100 सदस्यों के साइन होने चाहिए, राज्यसभा के 50 सदस्यों के। राज्यसभा देगी सभापति को और लोकसभा देगी अध्यक्ष को। ये सभापति और अध्यक्ष पर है कि वो उसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर वो स्वीकार करते हैं, एक पॉइंट छूट गया यहाँ पर, वो बनाएंगे एक समिति। स्वीकार करने के बाद एक समिति बनाएंगे, वो समिति जांच करेगी। अगर सच में ऐसा पाया जाएगा, संलिप्त पाया जाएगा किसी गलत चीज में या अक्षम पाया जाएगा जो भी न्यायाधीश है, तो उसको फिर विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत करने के पश्चात राष्ट्रपति के पास उस प्रस्ताव को भेज दिया जाएगा और राष्ट्रपति जो है उस न्यायाधीश को हटाने का जो आदेश है वो जारी कर देंगे। तो ये हमारे देश में सीजेआई को हटाने की एक प्रक्रिया है, यदि जो किसी भी गलत कार्य में लिप्त पाए जाए या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से वो अक्षम पाए जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पर ये प्रक्रिया चलानी शुरू की गई है। तो देखिए, एक थे वी रामास्वामी, से 1993 में थे ये। इनके लिए यही प्रस्ताव जारी किया गया था। इनके लिए प्रस्ताव जारी किया गया, सभापति ने उसे स्वीकार किया, समिति भी बनाई और समिति ने इन्हें गलत भी पाया, लेकिन इन पर ये प्रस्ताव, ये जो पूरी प्रक्रिया थी ये लागू नहीं हुई, क्योंकि उस समय पर लोकसभा ने मना कर दिया। लोकसभा ने अपना बहुमत ही नहीं दिया इस चीज में। जो कांग्रेस पार्टी थी वो अलग हो गई, जिसकी वजह से विशेष बहुमत नहीं मिल पाया और राष्ट्रपति के पास वो प्रस्ताव नहीं जा पाया। तो ये उस प्रकार से हट नहीं पाए थे। एक दीपक मिश्रा, मैंने अभी आपको बताया था, जो 45वें न्यायाधीश थे, हमारे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के साथ क्या था, राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो गया था, लेकिन जो वेंकैया नायडू जी थे उन्होंने कह दिया कि मुझे ये तर्क इतने भी वैलिड नहीं लग रहे कि मैं इसके लिए एक समिति भी बनाऊं, बाकी की प्रोसेस तो दूर की बात है। तो ये इस तरीके से इनकी ये जो प्रोसेस थी ये हट गई। इसके बाद दो और हैं, एक है सौमित्र सेन और एक है पीवी दिनाकरन। इन दोनों पर प्रस्ताव भी लाया गया, समिति भी बनी, समिति ने गलत भी कर लिया, लेकिन जैसे ही लोकसभा में ये चीज विशेष बहुमत से पास होती, राष्ट्रपति के पास जाती, इन दोनों ने ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था पहले ही। तो ये दो ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया को अंजाम देने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, और वी रामास्वामी वो हैं जिनके लिए जो प्रस्ताव था वो लोकसभा में विशेष बहुमत से पास नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय पर कांग्रेस पार्टी इस पूरे बहुमत से अलग हो चुकी थी। तो ये हमारा उच्चतम न्यायालय का टॉपिक है, बहुत लंबा हो गया है, कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उच्च न्यायालयों के बारे में। हमने यूपी स्पेशल जीके में जो हमने कहा था कि हम न्यायपालिका पढ़ाएंगे, तो उच्च न्यायालय वही होगा, और उसमें हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम यूपी का भी कवर कर लेंगे, बाकी का तो करेंगे ही। उस पर जो है वो काफी अच्छी वीडियो बनने वाली है, हमने काम शुरू कर दिया है, तो आप उसको जरूर देखें।
बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।